Hello student, I am Preeti Hata, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री। पिछले लेक्चर में हमने पुनर्जागरण के बारे में पढ़ा था कि कैसे पुनर्जागरण अस्तित्व में आया, कैसे उसका विकास हुआ। तो मैंने आपको बताया था पुनर्जागरण जो शब्द है वो रेनेसा का हिंदी रूपांतर है। रेनेसा जो शब्द है वो लैटिन शब्द रेन्सकोर से बना हुआ है, जिसका अर्थ है फिर से जागना या नूतन जन्म। यानी कि फिर से लोगों की सोच क्या थी वो विकसित हुई, तर्क के आधार पर क्या था उन्होंने सोचना शुरू किया। 14वीं और 16वीं शताब्दी के बीच की जो रूढ़िवादी परंपराएं थी उनको खत्म करके एक नई चेतना का संचार हुआ। इसे ही यूरोप का पुनर्जागरण जो था वो कहा गया। और इस नई चेतना का जो आधार था वो प्राचीन यूनान और रोम की उन्नत सभ्यताएं थी, जो मध्यकाल में क्या था एक तरह से खत्म हो गई थी। लेकिन कुछ परिस्थितियों के कारण ऐसी परिस्थितियां बनी उस समय, उनके कारण क्या थी, जो परंपराएं थी ये फिर से क्या है शुरू हो गई, उन्नत सभ्यताएं क्या है फिर से शुरू हो गई। तो क्या परिस्थितियां थी जिन्होंने आधुनिक युग की कला, साहित्य, विकास, दर्शन और जीवन के सभी क्षेत्रों में क्या है नए नए आदर्शों की स्थापना की। तो मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि इसके जो कारण रहे उसमें पहला धर्मयुद्ध था कि धर्म युद्धों के कारण पुनर्जागरण का विकास हुआ। व्यापार का विकास मैंने बताया था। ऐसे ही अरब और मंगोल संपर्क जो थे वो मैंने बताए थे। अब आगे बढ़ते हैं और थोड़ा और डिस्कस करते हैं। तो पुनर्जागरण के लिए जो उत्तरदायी कारण रहा है वो कागज और छापेखाने का आविष्कार भी है। कैसे है कागज का आविष्कार? वैसे तो पहले ही हो चुका था, सबसे पहले चीन में, और अरब वासियों ने उसका प्रयोग करना चीन से ही सीखा। चीन में जो व्यापारी व्यापार के लिए जाते थे उनको कागज का पता चला और उसके बारे में उन्होंने अपने देश में आकर बताया, और अरबों जो वासी थे उन्होंने इसकी जानकारी यूरोप वासियों को दी। तो ऐसे करके कागज की क्या है हर क्षेत्र में पहुंच बन गई। इसके साथ साथ अनेक जो देश थे उनमें छापेखाने की स्थापना भी की गई। जैसे सबसे पहले अगर छापेखाने की बात की जाए तो वो जर्मनी में खोला गया था जॉन गुटेनबर्ग द्वारा 1450 ईस्वी में। इसको आप आधुनिक जो प्रेस है उसका पूर्ववर्ती भी कह सकते हैं। उन्होंने सबसे पहले क्या है इसको शुरू किया। इसके बाद कैक्सटन ने 1477 ईस्वी में इंग्लैंड में छापेखाने की स्थापना की। इसके बाद अलग अलग देशों में जैसे इंग्लैंड है, स्पेन है, जर्मनी, फ्रांस आदि देशों में भी छापेखाने का जो था वो स्थापना की जाने लग गई। अब छापेखाने से पुनर्जागरण का विकास कैसे हुआ या पुनर्जागरण के उदय का कारण कैसे बना? तो जब तक छापेखाने का आविष्कार नहीं हुआ था पुस्तकें क्या थी हाथ से लिखी जाती थी, और हाथ से लिखी हुई पुस्तकें महंगी होती थी, और महंगी होने के कारण सब लोगों की पहुंच में वो नहीं आ सकती थी। यानी कि आम जो लोग होते थे वो पुस्तकों को खरीद कर नहीं पढ़ सकते थे। लेकिन जब छापेखाने में पुस्तकें छपने लग गई तो इससे क्या थी पुस्तकें सस्ती मिलने लग गई, जिससे आम व्यक्ति भी कोई भी पुस्तक खरीद कर पढ़ सकता था। अब उसको क्या है भ्रमित नहीं किया जा सकता था। पहले क्या थे जो व्यक्ति चाहे वो चर्च से संबंधित रहा हो या सोसाइटी की अपर क्लास का व्यक्ति हो, वो लोगों को कैसे भ्रमित करता था कि पुस्तकों में ऐसा लिखा हुआ है आपको ये करना पड़ेगा। लेकिन जब आम आदमी की पहुंच में पुस्तकें आ गई, चाहे वो बाइबल है या दूसरी पुस्तकें हैं, उनको वो खुद पढ़ सकता था और खुद पढ़कर वो बता सकता था कि आप जो बात कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं, पुस्तकों में ऐसा कहीं भी लिखा नहीं है। एक तो ये कारण रहा। दूसरा क्या रहा, छापेखाने के कारण स्थानीय भाषाओं में भी क्या थी पुस्तकें छपने लग गई। अनेक पुस्तकें स्थानीय भाषाओं में छपी, जिससे जन साधारण को साहित्य में जो रुचि थी वो और बढ़ी, और उन्होंने अपने प्रश्नों का अर्थ जानने के लिए, प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए पुस्तकों को पढ़ना शुरू कर दिया, और तर्क के आधार पर किसी भी बात के बारे में सोचना जो उन्होंने शुरू कर दिया। तो ये भी एक प्रमुख कारण रहा है पुनर्जागरण के उदय का। उसके बाद बताया गया है तुर्कों का कस्तुनतुनिया पर अधिकार। तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, कस्तुनतुनिया यानी कि ईसाई धर्म का प्रमुख केंद्र। अब इसका और पुनर्जागरण का क्या संबंध है?
तो कस्तुनतुनिया क्या था, ईसाई धर्म का प्रमुख केंद्र था। लेकिन 1453 ईस्वी में तुर्कों ने क्या था, इस पर अधिकार कर लिया और अधिकार करके यहाँ पर जो विद्वान थे उनको यहाँ से भगा दिया। उन पर अत्याचार किए गए, मारा गया, पीटा गया, जिससे क्या थी वो उन अत्याचारों से तंग आकर वहाँ से भाग गए और अपने साथ वो पुस्तकें भी ले गए जो उन्होंने वहाँ पर लिखी थी। रोमन ग्रंथ है या यूनानी ग्रंथ है जो वहाँ पर थे, वो भी क्या है वो अपने साथ वो ले गए। और ये जो विद्वान भागे इन्होंने कहाँ पर शरण ली, इटली में शरण ली। और इटली में पहले से ही बड़े बड़े पुस्तकालय स्थित थे जहाँ पर क्या है उन्होंने और अधिक ज्ञान प्राप्त किया और नए नए ग्रंथों की रचना की। इसी जो ये विद्वान रहे इन्होंने ही यूरोप में पुनर्जागरण लाने के लिए अग्रदूत का कार्य किया। एक दूसरा भी कारण रहा है, जब तुर्कों ने कस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया तो व्यापार एक तरह से रुक सा गया। कैसे रुक गया? क्योंकि यूरोपीय देश जो थे उनका पूर्वी देशों के जो व्यापार होता था स्थल मार्ग से, उस पर किसका अधिकार हो गया? अब तुर्कों का अधिकार हो गया। तो तुर्क क्या करते थे, रास्ते में मिलने वाले यूरोपीय व्यापारियों को लूट लेते थे, जिसके परिणाम स्वरूप पूर्वी देशों के साथ यूरोपीय देशों का व्यापार एक तरह से खत्म हो गया। लेकिन यूरोप में क्या था, पूर्वी देशों की बनी हुई वस्तुओं की बहुत ज़्यादा मांग थी और इसमें से आप अगर सबसे ज़्यादा बात की जाए तो मसालों की। बिना मसालों की यूरोपीय देश जो थे उनका काम चल ही नहीं सकता था। इसलिए यूरोप वालों ने पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए नए समुद्री मार्ग की खोज करना शुरू कर दिया और इसी का परिणाम था अमेरिका की खोज है, भारत की खोज है, वो क्या रही है, इसी का ही परिणाम रही है। और हमारा जो अगला पॉइंट है वो यही आता है कि भौगोलिक खोजों ने भी पुनर्जागरण के उदय में क्या थी, प्रमुख भूमिका निभाई। तो मैंने आपको बताया था कि कस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो जाने से एक तो व्यापार बंद हो गया, दूसरा वहाँ से विद्वान जो थे वो भी भाग आए थे। तो व्यापार बंद होने के कारण जो दूसरे मार्ग खोजे गए, प्रयास किए गए नए नए मार्ग खोजने के, किस कारण से, ताकि यूरोपीय देशों में जो मांग थी, आवश्यक वस्तुओं की जो मांग थी पूर्वी देशों से संबंधित, वो क्या है बनी रहे, उसको पूरा किया जा सके। तो भौगोलिक खोजों का श्रीगणेश जो था वो यूरोपीय देश पुर्तगाल से हुआ। एक छोटा सा देश रहा है, वहाँ का एक शासक था हेनरी, जिसे हेनरी द नेविगेटर के नाम से जाना जाता था। वो चाहता था कि भारत के लिए नया मार्ग खोजा जाए, क्योंकि पुर्तगाल में भी क्या थी, भारतीय मसालों की भारी मांग थी जो उनको मिल नहीं पा रहे थे। तो वो चाहता था कि भारत के लिए नया मार्ग खोजा जाए या दूसरे जो क्षेत्र है उनकी खोज की जाए। और इसी के लिए उसने अपने देश के नागरिकों को प्रशिक्षित करने के लिए या नाविकों को प्रशिक्षित करने के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की, जहाँ पर क्या है व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जाता था। तो ऐसे क्या थे प्रयास शुरू हुए नए नए देशों की खोज करने के। और इसमें जो पहला प्रयास सफल हुआ वो 1486 में सफल हुआ। कप्तान बार्थोलोमस डाइज ने क्या था, अफ्रीका के दक्षिणी भाग पर केप ऑफ गुड होप की खोज करने में क्या था, कामयाब रहा। उसकी खोज को आगे चलकर फ़ायदा भी मिला, क्योंकि इसी कैप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर वास्को डी गामा भारत की खोज करने में क्या था, सफल रहा 1498 ईस्वी में, क्योंकि इसी का चक्कर लगाकर वो भारत तक क्या है पहुंच पाया था। और वास्को डी गामा की यह खोज यूरोप के इतिहास में एक बहुत बड़ी उपलब्धि साबित हुई, क्योंकि एक नए समुद्री मार्ग का पता उनको चल गया, जहाँ से क्या है वो व्यापार कर सकते थे भारत के साथ। ऐसे ही क्रिस्टोफर कोलंबस बताया गया है, जिसने 1492 में बहामा द्वीप पहुंचा, लेकिन वास्तव में वो कहाँ पहुंचा था, अमेरिका पहुंचा था। लेकिन उसे ये लगा जब वो यहाँ पर पहुंचा तो उसे क्या दिखे, काले व्यक्ति दिखे, जिसको
वो क्या समझ बैठा, भारत के लोग समझ बैठा, और उसने इनको नाम दिया रेड इंडियंस। और उसी के आधार पर उसको ये लगा कि उसने किसको खोज लिया है, भारत देश को खोज लिया है। लेकिन असल में वो कहाँ पर पहुँचा था, अमेरिका पहुँचा था। बाद में 1499 ईस्वी में अमेरिको वेस्पुची एक अन्य नाविक रहे, जिन्होंने बताया कि कोलंबस द्वारा खोजी गई दुनिया भारत न होकर या एशिया का भाग न होकर एक अलग ही देश है, और उसी के नाम पर उसका नाम क्या रखा गया, अमेरिका रखा गया। ऐसे ही अलग अलग देश के नाविकों द्वारा अलग अलग भौगोलिक खोजें की गई, और इन देशों की सभ्यता के संपर्क में ये लोग आते रहे। तो अलग अलग देशों के ज्ञान के बारे में, भौगोलिक खोजों के बारे में उनको पता चला, उन व्यक्तियों की सोच के बारे में उनको पता चला, जिससे क्या उनमें चिंतन शक्ति का विकास होने लग गया। तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारण रहा है पुनर्जागरण के विकास का। अगला आता है विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति। तो विज्ञान की खोजों ने भी लोगों में विद्यमान जड़ता और अंधविश्वास को क्या है, दूर करने का प्रयास किया। विज्ञान में क्या है, प्रयोग के आधार पर किसी बात को सत्य साबित करना रहता है। ऐसे ही तर्क के आधार पर सत्य की खोज की जाती है, जिससे उसके विचार जो थे वो तर्क प्रधान होने लग गए। अब वो किसी भी बात को बिना प्रमाण के सत्य मानने को तैयार नहीं थे। इसके साथ साथ कंपास की खोज है, कुतुबनुमा जहाज़ों की खोज है। तो इन्होंने यूरोपवासियों को नई जो क्षेत्र थे, नए जो देश थे, उनको खोजने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई या सहायता प्रदान की। मार्को पोल है, कोलंबस है, वास्को डी गामा है, इनकी जो खोजें हैं वो इन्हीं पर आधारित रही हैं। इसके साथ साथ कोपरनिकस, बुर्नो, गैलीलियो, ये जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने ज्योतिष और खगोल के क्षेत्र में नए नए आविष्कार किए और प्राचीन मान्यताओं का खंडन किया। जैसे पहले चर्च का कहना था, टालेमी दूसरी शताब्दी का एक विद्वान रहा है, जिसका ये कहना था कि पृथ्वी के चक्कर कौन लगाता है, सूर्य लगाता है। और चर्च ने उसकी इस बात को सत्य मान लिया था कि पृथ्वी के चक्कर सूर्य लगाता है, और इसी की वजह से क्या है, दिन रात बनते हैं। लेकिन बाद में बुर्नो एक वैज्ञानिक रहा, जिसने अपने प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध किया कि पृथ्वी जो है वो सूर्य के चक्कर लगाती है, और पृथ्वी द्वारा सूर्य के चक्कर लगाने के कारण ही दिन और रात क्या है, बनते हैं। लेकिन चर्च के आदेश पर बुर्नो को क्या है, जीवित जला दिया गया। क्यों जला दिया गया? क्योंकि वो चर्च द्वारा कही गई मान्यताओं का या बातों का खंडन कर रहा था, और चर्च को ये मंजूर नहीं था, उसके अधिकारी जो है उसको ये मंजूर नहीं था। यही कारण था कि बुर्नो को जिंदा जला दिया गया। लेकिन बाद में कोपरनिकस ने अपने सिद्धांतों द्वारा यह सिद्ध कर दिया कि पृथ्वी जो है वो सूर्य के चक्कर लगाती है। यह भी चर्च का प्रभाव ही रहा कि कोपरनिकस को अपने विचारों को बंद करना पड़ा। लेकिन उसके बाद गैलीलियो एक वैज्ञानिक रहा, जिसने गणित के सिद्धांतों द्वारा यह सिद्ध कर दिया कि पृथ्वी जो है वो सूर्य के चक्कर लगाती है, और उसी के चक्कर लगाने के कारण दिन और रात बनते हैं। तो इससे भी लोग अंधविश्वासों और रूढ़िवादी परंपराओं से पीछे हटने लग गए, जिनसे उनकी जो चिंतन शक्ति थी उसका विकास हुआ। ऐसे ही मानवतावाद भी प्रमुख कारण बताया गया है कि पहले धर्म की संकुचित विचारधारा के कारण लोग क्या थे, परलोक के बारे में अधिक सोचते थे कि मरने के बाद हमें क्या है, स्वर्ग की प्राप्ति हो, इसके लिए वो प्रयास करते थे। लेकिन मानवतावादी विचारधारा का जब प्रचार हुआ, लोगों को उसमें फैलाया गया, तो उनका ध्यान क्या था, इस लोक में स्थित जीवन पर चला गया कि परलोक को सुधारने की बजाय अपने इसी जीवन को सुधारा जाए, जीवन को क्या है, आनंद से बिताया जाए, धार्मिक जो अंधविश्वास है उनसे दूर रहा जाए। तो ये भी एक प्रमुख कारण रहा है। ऐसे ही शिक्षा का विकास बताया गया है कि पहले जो धर्म पर आधारित शिक्षा लोगों को प्रदान की जाती थी, अब उसको क्या है, एक तरह से बंद कर दिया गया। कई नए नए विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई, जैसे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय है, पेरिस विश्वविद्यालय है, जर्मनी का विटेन विश्वविद्यालय है, हॉलैंड का लोवेन विश्वविद्यालय है, इनकी स्थापना की गई। ये विश्वविद्यालय क्या थे, धर्म के नियंत्रण से मुक्त थे। यहाँ पर विद्यार्थी धर्मनिरपेक्ष शिक्षा ग्रहण करते थे, और शिक्षा के विकास के कारण ही अंधविश्वास की समाप्ति हुई और मनुष्य
प्रत्येक विषय पर क्या है, आज़ादी के साथ विचार और मनन करने लग गया। साहित्य का भी विकास हुआ, जैसे स्थानीय जो भाषाएं हैं यूनानी और लातिन के अतिरिक्त फ्रेंच, इटालियन, जर्मनी, अंग्रेजी, स्पेनिश, ये जो भाषाएं थी इनका भी विकास हुआ और अधिक से अधिक लोग क्या थे, स्थानीय भाषाओं में अपने विचारों का आदान प्रदान करने लग गए, जिससे अंधविश्वासों के प्रति जो एक पट्टी बंधी हुई थी उनकी आंखों पर वो क्या है, अब दूर होने लग गई थी। तो ये कुछ प्रमुख कारण थे पुनर्जागरण के उदय के। धन्यवाद।